हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे तन्हाई की कहानी में। पिछले वीडियो में हमने 1 और 2 भाग को सुने थे। आज की वीडियो में उसकी कंटिन्यूएशन हम देखेंगे। वह एक खूबसूरत सा 2 मंजिला मकान था जो शहर के व्यस्त व भीड़ भाड़ बाजारों से दूर सभी कॉलोनियों से हटकर उस कॉलोनी के अंतिम छोर पर स्थित था। समीर की गाड़ी जब उस मकान के आगे रुकी तो उसने कार का दरवाज़ा खोले चारों तरफ नजरें घुमाकर मुआयना किया, पर अन्य सभी मकान उस मकान से काफ़ी दूर दूर थे। समीर चाहता था कि वहां आते हुए उसे कोई ना देखे, और सच में कोई देख भी नहीं रहा था। मुंबई जैसी महानगरी में किसके घर कौन आया ये देखने की किसी को फुर्सत ही कहाँ होती है। गाड़ी लॉक कर वो उस मकान के बड़े से आयरन गेट की तरफ बढ़ा। आयरन गेट के पास कॉल बेल स्विच थी। उसने उसे दबाया। पता नहीं अंदर कहीं आवाज़ हुई कि नहीं, समीर नहीं सुन पाया। चूंकि आयरन गेट पूरी तरह चादरे से कवर था, इसीलिए गेट के उस पार देखना नामुमकिन था जब तक गेट ना खुले। करीब 5 मिनट पश्चात गेट का छोटा सा दरवाज़ा खुला, जिससे एक वक्त में एक व्यक्ति झुककर अंदर जा सकते थे। उस छोटे से दरवाजे को खोलने वाली सोनाली ही थी। सोनाली ने समीर को देखा तो अत्यंत खुशी से चहकते हुए बोली, अरे सर, आप आइए, अंदर आइए। समय के कितने पाबंद हैं आप, ये आपसे सीखने की बात है। पूरे 5 बजे आपने कॉल बेल दबाया। सच कहूँ तो मुझे आपके आने की उम्मीद ही नहीं थी। समीर गेट के अंदर प्रवेश किया। पुण्य सोनाली ने उस छोटे से गेट को अंदर से बंद कर लिया। अंदर जाकर समीर ने देखा वो एक बड़ा सा कैंपस था, जिसके चारों तरफ ऊंची बाउंड्री वॉल थी। अंदर से उस बाउंड्री वॉल को सटा के एक पंक्ति में चीर, देवदार, महोगनी, यूकलिप्टस इत्यादि के पेड़ लगे थे, जो अब इतने बड़े हो गए थे कि चारों तरफ करीब 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल से भी 10 फीट ऊपर तक चली गई थी। वे सभी पेड़ एकदम सीधी ऊपर की तरफ बढ़ चली थी, और शायद साल दर साल उसकी नियमित किटिंग इत्यादि होती जा रही होगी, तभी तो एक भी शाखा इधर उधर को नहीं हिल निकलती थी। उन पेड़ों के बाद चारों तरफ फूलों की क्यारियां भी लगी थी, जिसमें नाना प्रकार के फूल लगे हुए थे। समीर आया तो यहाँ बेहद गुस्से में था, किंतु अंदर का वातावरण देख वो कुछ पल को अपने गुस्से को भी भूल गया। वह मकान उस कैंपस के अंतिम सिरे पर स्थित था, और मुख्य द्वार से उस मकान के मेन गेट तक जाने के लिए फूलों की क्यारियों के बीचों बीच करीब 8 फुट चौड़ी सीमेंट के ईंट की सड़क बनी थी। समीर ने देखा सड़क के दोनों तरफ भी 1-1 फुट की दूरी पर गमले में फूल लगे हुए थे। सभी गमले हरे भरे व खरपतवार विहीन थे। मतलब ये कि उसकी देखभाल करने वाले पूरी निष्ठा से उन सभी गमलों और फूलों की क्यारियों की देखभाल करते होंगे। समीर ने देखा सोनाली इस वक्त गुलाबी कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसी से मैचिंग करता हुआ हाफ बाजू का ब्लाउज भी। हालांकि वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर समीर को उसकी खूबसूरती जरा भी आकर्षित नहीं कर पाई थी। ये अलग बात थी कि वो सोनाली को साड़ी पहने हुए आज पहली बार देख रहा था। आगे आगे सोनाली, पीछे पीछे समीर उस मकान के गेट पर पहुंचे। वहां भी लोहे का राननुमा ग्रिल था, पर इसमें चादरे से ढका हुआ नहीं था। आइए सर, मेरे इस गरीब खाने पर आपका स्वागत है, कहते हुए सोनाली समीर को अंदर बुलाई और झुककर इस्तकबाल किया, मानो किसी बड़े होटल में प्रवेश करते समय गेट पर खड़े दरबान झुककर अभिनंदन करके अंदर आने को कहते हो। समीर अंदर गया। वो एक 12x10 का छोटा सा हॉल कम बरंडा था। बगल में एक तरफ सोफा चेयर्स व दूसरी तरफ सीढ़ी ऊपर वाले फ्लोर के लिए गई हुई थी। फ्लोर पर संगमरमर की चमकदार टाइल्स व दीवारों पर महंगे पेंट्स उस मकान की शोभा बढ़ा रहे थे। सोनाली सीढ़ी से चढ़ते हुए उसे ऊपर के फ्लोर पर ले गई। वहां भी एक हॉल ठीक वैसा ही था जैसा नीचे था। हॉल से उस फ्लोर पर एक सभी कमरों में जाने के लिए दरवाज़ा था। सोनाली उसे एक रूम में ले गई। रूम क्या, वो तो एक आलीशान व आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक बेडरूम था। समीर को सोफे पर बिठाते हुए उसने कहा,
आप पहली बार मेरे गरीब खाने पर पधारे हैं। कहिए, क्या लेंगे सर? ठंडा, गर्म? काफ़ी देर से चुप समीर गुस्से में तमतमाए हुए कहा, सुनो सोनाली, ये जो तुम कर रही हो बहुत ही गलत कर रही हो। मुझे तो लग रहा है कि तुम किसी साजिश के तहत मेरे यहाँ जॉब करने आई थी। तुम्हारा पेरिस जाना भी तुम्हारी साजिश का ही हिस्सा था ना? सच सच बताओ। सर, मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया आपको बस पाने के लिए किया। सोनाली, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी दिव्या व मेरा बेटा हर्ष मेरे लाइफ का हिस्सा है और जिम्मेदारी भी। फिर भी तुम मेरे लाइफ में दखल देने आ गई। उस रात पेरिस में तुम्हें ठंड से बचाने के लिए मुझे जो उचित लगा वो किया, और तुम वही गलती जानबूझकर पुण्य सुबह मुझसे करवाई और फिर उस घटना का वीडियो भी बनवा लिया। आज तुम वो वीडियो मेरे मोबाइल पर भेजकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। सच सच बताओ, पेरिस के उन होटल के कमरे में हम दोनों की वीडियो शूट करने वाला वो शख्स कौन है और क्या साजिश कर रही हो मेरे खिलाफ? जितने उग्र स्वर में समीर ने सवाल किया, उतने ही शांत लहजे में सोनाली ने जवाब दिया, सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की है और सोच भी नहीं सकती। जिस प्रकार आप दिव्या मैम से बेहद प्यार करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपसे करती हूँ। किंतु मैं ये जानती हूँ कि आप शादीशुदा हैं और उन्हें नहीं छोड़ सकते। छोड़ने के लिए मैं कह भी नहीं रही हूँ, बस मैं आपका प्यार पाना चाहती थी। पेरिस में उस रात मेरी जान बचाने के लिए अनजाने में आपने मुझे अपना प्यार दिया, परंतु मुझ बदनसीब की किस्मत तो देखिए कि जिस प्यार के लिए मैं तड़प रही थी वो मिली भी तो तब जब मैं बेहोश थी। मुझे कुछ भी पता नहीं चला उस वक्त। सुबह जब सोकर उठी तो पूरा बदन दर्द कर रहा था। आपके ही द्वारा मुझे पता चला कि मेरे साथ रात क्या सब हुआ। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे अपने आप पर गुस्सा आया कि रात इतनी बड़ी खुशियाँ मुझे मिली पर मैं उसका आनंद ना ले सकी। फिर मैंने आपसे पुनः वो सब करने का दबाव दिया। उस वक्त मैं ये जानती थी कि आप दिव्या मैम को धोखा नहीं दे सकते, ऐसा वायदा किया है। किंतु जब रात में ऐसा कर चुके हैं तो एक बार और सही। आपने मेरी बात मान ली। मैंने उस घटना का वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि जानती थी कि आप इंडिया जाकर मेरे साथ ये सब तो करने से रहे। मैं आपके ऑफिस में जॉब करती हूँ तो आपको देख के ही जीवन काट लूँगी, और जब आपकी प्यार पाने की इच्छा होगी तो इस वीडियो को देखकर अपने दिल को समझा लूँगी। तो फिर ये वीडियो मुझे भेजकर यहाँ आने के लिए मजबूर क्यों की? ये क्यों कहा कि अगर आप ठीक 5 बजे मेरे घर नहीं आए तो मैं दिव्या मैम को ये वीडियो भेज दूंगी? ये ब्लैकमेल नहीं तो फिर क्या है? सुबह मैं बता चुका था कि मैं यहाँ नहीं आ सकता, फिर ऐसी हरकत क्यों? सर, इसके जिम्मेवार भी आप ही हैं। मुझे अब आपने बिना वजह नौकरी से निकाल दिया। ना चाहते हुए भी मुझे रिज़ाइन देना पड़ा। एक उम्मीद थी कि आपको देख के जीवन काट लूँगी, वो तो हो न सका, तो सोचा क्यों ना आपसे कुछ और मांग लूँ। अब क्या चाहिए तुम्हें? नौकरी से निकाल दिए जाने के बावजूद मैं तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह तो दे ही रही हूँ। कोई दूसरी नौकरी 1 महीने में मिल ही जाएगी। आप बड़े लोग हो साहब, पैसे के आगे किसी को वैल्यू नहीं देते। इस एहसान के लिए शुक्रिया, परंतु मुझे 1 महीने की पगार वाला एहसान नहीं चाहिए। अगर करना ही है तो कोई बड़ा सा एहसान कीजिए ना। तुम कहना क्या चाहती हो, खुल के कहो। कुटिल मुस्कान लिए सोनाली ने कहा, उतने बुद्धू आप हैं नहीं जितना इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप समझ ही चुके होंगे कि मुझे रुपये चाहिए। कितने? ज़्यादा नहीं, बस 25 लाख रुपए। समीर विफर कर बोला, अपनी औकात में रहकर बात करो सोनाली। तुम जैसे मिडिल क्लास फैमिली ने कभी 25 लाख देखे भी नहीं होंगे। उतनी ही शांत स्वर में मोहक मुस्कान के साथ कहा उसने, आपने ठीक कहा सर, नहीं देखे हैं अब तक इतने रुपये, इसलिए तो आपसे मांगे हैं। आप देकर मेरी ये ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी क्यों करूं? मुझे क्या दानवीर समझ लिया है? मैं उससे ज़्यादा 1 रुपये भी नहीं दूंगा जितनी तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह है। सर, आप शायद भूल रहे हैं कि ये वीडियो अभी भी HD क्वालिटी में मेरे पास है।
दिव्या मैम का नंबर भी मेरे मोबाइल में सेव है। बस एक क्लिक के बाद आप भी कहीं के नहीं रहोगे। उस वीडियो को देखने के बाद दिव्या मैम आपको ना सिर्फ डाइवोर्स देगी, बल्कि अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर धक्के मार कर आपको घर से निकाल देगी। आप तब डायरेक्टर भी नहीं रहेंगे। आपकी सारी बनी बनाई अच्छी छवि एक झटके में धूमिल हो जाएगी। मीडिया वाले इस घटना को बढ़ चढ़ कर दिखाएंगे कि आपने किस प्रकार दिव्या मैम को धोखा दिया, और तब आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास आदमी बनकर रह जाएंगे। सोनाली की बातें सुन समीर का खून खौल उठा, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। सोनाली ने जो कहा वो गलत नहीं था। दिव्या को इस प्रकार के धोखे से सख्त नफरत है। वो ये कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। समीर एक झटके से उठा और जाने का उपक्रम करता हुआ बोला, ठीक है, रुपये मैं देने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। आप फिर से भूल रहे हैं सर कि शर्त इस वक्त आप नहीं, सिर्फ मैं रख सकती हूँ। आप कहिए कि मेरी एक निवेदन है। निवेदन ही मान लो। 25 लाख के बदले मैं तुम्हें पेरिस के होटल के कमरे की वो वीडियो की मुख्य कॉपी डिलीट करनी होगी। ऐसा तो मैं कर दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है सर। अब तुम्हारी कौन सी नई शर्त बीच में आ गई? समीर ने पूछा। मेरी शर्त यह है कि पेरिस की यादों को यहाँ इस कमरे में, अपने बेडरूम में महसूस करूं। आपको फिर से एक बार मेरे इस बेड पर वो सब करनी होगी। क्योंकि मेरे पास वो वीडियो नहीं रहेगा तो इस बेड पर तो मैं नित्य दिन सोऊंगी। मुझे हर पल यहाँ आपकी मौजूदगी का एहसास होगा। सोनाली, चीख कर बोला समीर, तुम अपनी हाथ पार कर रही हो। मैं जिस दलदल से निकलने के लिए इतनी बड़ी रकम तुमको देने के लिए एक झटके में राजी हो गया, उसी दलदल में तुम एक बार फिर मुझे घसीटना चाहती हो। ऐसे में तो जीवन भर मैं तुम्हारे चंगुल में फंसा ही रह जाऊंगा। तुम एक बार फिर से वो वीडियो बनाओगी और अगली दफ़ा फिर इस वीडियो को डिलीट करने के एवज में रुपये मांगूंगी। ऐसा आप सोच रहे हैं सर? बहुत ही शांत व गंभीर स्वर में सोनाली ने कहना शुरू किया। आपका प्यार मेरे लिए दलदल कभी नहीं हो सकता है सर। भले ही आपको लगे, और इस बार मुझे प्यार करने से पहले मेरे बेड व बेडरूम को आप स्वयं अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर कहीं गुप्त कैमरा या ऐसा कुछ भी आपको नज़र आए तो आप वापस जा सकते हैं। मैं आपको ज़रा भी फोर्स नहीं करूँगी। समीर के पास उसकी बातों को मानने के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। वो दिव्या के नज़रों में दोषी होना नहीं चाहती थी। अब तक वो पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी पूर्वक अपने वैवाहिक जीवन की गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था, किंतु सोनाली ने उसे दिव्या से धोखा करने पर मजबूर कर दिया। 25 लाख और अपनी इज्जत गंवाकर वो भीतर ही भीतर इस बात से खुश था कि वो पेरिस वाले वीडियो को डिलीट करवाने में सफल रहा। हालांकि सोनाली ने इस बात का भरोसा दिलाया था कि उसकी कोई अन्य कॉपी नहीं है। समीर के पास उसके बातों पर यकीन करने के अलावा उपाय ही क्या था? पेरिस वाली घटना को 1 महीने से कुछ अधिक बीत चुके थे। समीर की नई फिल्म प्यार का पंछी रिलीज हो चुकी थी। उसकी इस फिल्म ने भी सफलता के आखिरी मुकाम को छुआ। करीब 2 सप्ताह के कलेक्शन ने ही उसे सुपरहिट की श्रेणी में ला खड़ा किया। अभी पूरे भारत के सभी सिनेमा हॉल में इसी फिल्म के शो चलाए जा रहे थे और हर सिनेमा हॉल की सीटें हाउसफुल जा रही थी। समीर और दिव्या अपनी एक और सफलता से बेहद खुश थे। आज फिल्म की सक्सेस पार्टी थी। एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। जुहू बीच के समुद्र तट पर स्थित अप्सरा रिजॉर्ट में ऐसी पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी। पार्टी आज शाम 7 बजे से शुरू होकर देर रात चलनी थी। फिल्म की सक्सेस पार्टियों में बियर शराब ना परोसी जाए तो भला पार्टी कैसी? सोनाली को नौकरी से निकालने के बाद समीर ने किसी से नहीं कही थी। सब कारण पूछने लग जाते। दिव्या ने पूछा तो समीर ने कहा कि वो खुद किसी पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण ऑफिस आना छोड़ दी है। ऑफिस के चपरासी भानु को भी यही बताया गया था। उस दिन समीर ऑफिस में बैठा आज शाम होने वाली पार्टी में आने वाले मेहमानों के लिस्ट को देख रहा था। उन सब के लिए खाने पीने की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा था। पहले ये सब कार्य सोनाली के जिम्मे रहती थी,
सच पूछे तो आज पार्टी के दिन समीर को सोनाली की कमी खल रही थी। वो इन सब कार्यों में निपुण हो चुकी थी। समीर की ना जाने कितनी ऐसी बड़ी बड़ी पार्टी वो इवेंट की मैनेजमेंट कर चुकी थी। क्या मजाल थी कि किसी मेहमानों को व्यवस्थाओं में बाल बराबर भी कमी दिख जाए। मन ही मन समीर सोच रहा था, उफ सोनाली, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ये सब कार्य कितनी जिम्मेवारी से निभाती थी। तुम्हें रुपये की ज़रूरत थी तो ऐसे ही मांग लेती। ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? इन्हीं सब सोच में समीर गुम था, तभी उसकी मोबाइल बज उठी। समीर ने देखा मोबाइल पर सोनाली का कॉल आ रहा था। रुपये देने के 1 महीने के बाद आज पहली बार उसका कॉल आया था। ना चाहते हुए भी उसने कॉल रिसीव करके कान से लगा लिया। हेलो सर। सोनाली की आवाज़ ही बता रही थी कि वो कुछ घबराई हुई सी है। क्या बात है, बोलो, समीर ने रूखेपन से जवाब दिया। सर, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? रोते हुए सोनाली ने कहा। नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है। उसने सोनाली से रोने का कारण तक ना पूछा। सर प्लीज़ एक बार, बस 5 मिनट के लिए आइए, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं जानती हूँ कि आज फिल्म की सक्सेस पार्टी है, मैं तो हूँ नहीं, इसलिए आप अत्यधिक व्यस्त होंगे, परंतु सर आपसे मिलना बेहद ज़रूरी है। बस 5 मिनट के लिए आप आ जाइए। समीर कुछ सोचते हुए कहा, मैं अभी अप्सरा रिसोर्ट जाऊँगा, क्योंकि रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता है, अतः मैं तुमसे मिलता हुआ जाऊँगा, पर ध्यान रहे पिछली बार की तरह कोई ऐसी शर्त मत रख देना। करीब 45 मिनट बाद समीर एक बार फिर सोनाली के उसी मकान पर था जहां वो 1 महीना पहले भी आया था। सोनाली गेट खोलकर उसे अंदर ले गई। वो इस बार नीचे के हॉल में सोफे पर ही बैठा। सोनाली भी सामने बैठकर सर झुकाए रो रही थी। समीर ने पूछा, क्या यहाँ तुम अकेली रहती हो? उसने हाँ में सिर हिलाया। समीर ने पूछा, अब क्या प्रॉब्लम है? सोनाली, सर मैं तो कहीं का नहीं रही, अब मेरा क्या होगा? इस समाज को, अपने माँ बाप भाई को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे पर हुआ क्या है? कैसे बताऊं क्या हुआ, ये देखिए। इतना कहकर सोनाली ने सेंटर टेबल के नीचे वाले रैक पर रखी एक प्रेगनेंसी जांच किट निकाल कर दी, जिसमें 2 गुलाबी धारियां स्पष्ट देखी जा सकती थी। समीर फिर भी कुछ नहीं समझा। उसने पूछा, क्या है ये? सोनाली ने गुस्से में कहा, शादीशुदा वह एक बच्चे के पिता है, क्या इतना भी नहीं जानते कि ये प्रेगनेंसी जांच किट है? करीब 2 महीने बीत गए, मेरे पीरियड्स नहीं आया। पेरिस जाने से 1 हफ्ते पहले ही पीरियड खत्म हुई थी, तब से अब तक नहीं आया। आज सुबह से मन कुछ अजीब जैसा लग रहा था। बार बार जी मिचला के उल्टी करने को मन करता, पर उल्टी होती नहीं थी। मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली। उसने पूछा कि कोई बॉयफ्रेंड भी है जिसके साथ पिछले महीने सेक्स रिलेशन रहा हो। तब मुझे पेरिस की और उसके 1 हफ्ते बाद की ये बातें याद आई। मैंने डॉक्टर से कहा, हाँ है, और रिलेशन भी बना है। तब डॉक्टर ने कहा कि बहुत संभव है कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। ये किट लो और सुबह की यूरिन की कुछ बूंदें इस ड्रॉप्स की मदद से दूसरे साइड पर डालना। अगर 2 गुलाबी रेखा आए तो अपना बॉयफ्रेंड को कॉल करके खुशखबरी सुनाकर जल्दी ही शादी कर लेना। अब आप ही बताइए सर, मैं क्या करूं? समीर तो पहले ही से गुस्से में था। वो बोला, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसी डॉक्टर के पास जाओ और दवाई ले लो। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, आसानी से अबॉर्शन हो जाएगा। छी, कितनी घटिया मानसिकता है आपकी। जब आपकी पत्नी दिव्या पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, तब क्यों नहीं दी उसे ये सलाह? सोनाली, जुबान संभाल के बात करो। अपनी तुलना दिव्या से मत करो। उसके पैरों के धूल बराबर भी नहीं हो तुम। दिव्या तुम्हारी जैसी लड़की नहीं जो बिना शादी किए यहाँ वहाँ मुंह मारती फिरे और तुम्हारी तरह कुंवारी माँ बनने के सपने देखे। अगर तुम प्रेग्नेंट हो भी तो रो रो कर मुझे अपना ये दुखड़ा क्यों सुना रही हो? मेरे अलावा और भी ना जाने कितनों को अपने जाल में फंसाया होगा तुमने। ना जाने किसे किसे अपने बेड पर बुलाई होगी। तो उन सबको बोलो ना, क्या पता ये बच्चा किसका हो। रोते हुए सोनाली ने कहा, सर इस बच्चे का पिता आप ही है। आपको अपना कहने में शर्म आ रही है तो मत कबूल करो। क्यों इतने गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर? मैं आपसे प्यार अवश्य करती हूँ, पर चरित्रहीन नहीं हूँ। और रही बात मेरी प्रेगनेंसी की, तो मैं अबॉर्शन तो हरगिज़ नहीं कराऊंगी।
इस बच्चे की क्या गलती है जो इस संसार में आने से रोकूं? अगर मैं कौन होती हूँ इसे रोकने वाली? आपको इस बात की शंका है कि ये बच्चा आपका है या नहीं, तो जिस दिन ये साबित करना पड़े उस दिन अपना वो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लीजिएगा। ठीक है, तुम्हें इस बच्चे को जन्म देने की इच्छा है तो शौक से दो, पर भविष्य में कभी मुझे इस बच्चे का बाप साबित करने की कोशिश मत करना। समाज के लोगों को, अपने माता पिता को जवाब तुम्हें देना है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? सर, मुझे अपने काम पर वापस बुला लीजिए। मैं वायदा करती हूँ आपको कभी तंग नहीं करूँगी। मैं जब तक इस बच्चे को जन्म ना दे दूँ तब तक आपके आस पास ही रहना चाहती हूँ। आप चाहे तो मुझे तनख्वाह मत देना, बिना पैसे के मैं आपके सारे कार्य करूँगी। प्लीज़ सर, मेरी बात मान लीजिए। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है और अब ये पॉसिबल नहीं कि तुम्हें वापस नौकरी पर बुलाऊं। इस वक्त मुझे वहाँ पार्टी स्थल पर होना चाहिए। मैं चलता हूँ। कहकर समीर वहाँ से उठा और तेजी से मेन गेट की तरफ गया। सोनाली ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो समीर को जाते हुए देखती रही। काश समीर एक बार पीछे पलट कर देखता तो सोनाली के चेहरे पर कुटिल मुस्कान उसे बहुत कुछ समझा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। समीर मेन गेट के उस छोटे से गेट को खोलकर बाहर जा चुका था। समीर की गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ उसे सुनाई दी और वो आवाज़ धीरे धीरे उससे दूर चली गई। अट्टहास करती हुई सोनाली जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम मुझे नौकरी पर ज़रूर रखोगे समीर बाबू। तुम्हें क्या पता आज की शाम पार्टी में क्या धमाका होने वाला है। क्या आप सोनाली की साजिश को समझ पाए? क्या सोनाली अपने मकसद में कामयाब हो पाई? पार्टी में ऐसा क्या हुआ जिस कारण मजबूर होकर समीर ने सोनाली की नौकरी पर बुला लिया? इन सब सवालों के साथ जल्द ही अगले भाग में मिलते हैं।